हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारे नीट अवतार सीरीज का ये हमारा 5वां चैप्टर है। पहला चैप्टर यूडियम, दूसरा डुअल नेचर, तीसरा एटम, चौथा न्यूक्लियाई, 5वां सेमीकंडक्टर है। ये बस फिजिक्स का है। अलॉन्ग विद दैट हमने फिजिकल के 2 चैप्टर निपटा दिए हैं। कौन कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हमारा सेमीकंडक्टर है। बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल मतलब चैप्टर है, याद भी करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। और शाम को मैं 150 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा 9 PM पे। तो सब लोग ये जो भी इसमें दे रहा हूँ और जो थियरी दूंगा उसको पढ़ के शाम वाले सेशन में जरूर आना, तभी चैप्टर तुम्हारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बहुत सारे जेनर डायोड है, एवलांके ब्रेकडाउन है, जेनर ब्रेकडाउन है, वहाँ सब पे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैं शाम में करा दूंगा, तुम्हें समझा दूंगा कैसे करते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर को। तो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। पहले पहले होता है कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर, जानते ही हो। तो रेजिस्टिविटी जानते ही हो, कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा, फिर सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा मीडियम में होगा और इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ज़्यादा तो नॉन कंडक्टर होगा, वो सबको मालूम है। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है डाटा, बस सेमीकंडक्टर याद रखो। 10⁻5 to 10⁻6 होता है। कंडक्टिविटी देख लो, जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी सबसे कम होगा। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम किसका है? कंडक्टर का है। तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कंडक्टर की होगी। तो वही डाटा लिखा हुआ, याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम सेमी कंडक्टर का देख लेना कितना कितना होता है। ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा जो है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, सेमी कंडक्टर नेगेटिव, इंसुलेटर का नेगेटिव। पॉजिटिव होने की वजह से अगर तुम कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। बल्कि वही सेमीकंडक्टर में अल्फा वैल्यू नेगेटिव है, उसके वजह से जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा और रेजिस्टिविटी भी घटेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का ही कोफिशिएंट है। ठीक है। करंट किसके वजह से होता है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सेमीकंडक्टर में किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है। इंसुलेटर में कोई करंट ही नहीं होता। ठीक। एनर्जी बैंड डायग्राम जब भी तुम बनाओगे तो तुमको 2 चीज़ें मालूम चलेंगी यहाँ पे, कि एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है। तो कंडक्शन बैंड अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो लगभग लगभग एम्प्टी होता है। ठीक, जैसे जैसे टेम्परेचर वगैरह बढ़ता है तो बैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है। तो तुम देखना, जैसे एनर्जी और जो दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप बोल सकते हो या इसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ये गैप ही बताता है कि सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि नॉन कंडक्टर, कुछ भी है। देखो कैसे, अगर इस गैप का वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, यानी कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए। जैसे ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड, दोनों आके मिल गए। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कंडक्टर, यानी कि कोई भी गैप नहीं है। नो करंट मतलब इंसुलेटर में क्या होगा? इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड होगा और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होगा वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा? थोड़ा सा गैप होगा। गैप कितना होगा? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इसको याद कर लेना, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसुलेटर में ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। एग्जाम्पल देख लेना, इस सबको एग्जाम्पल मालूम ही है। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है यार? जर्मेनियम, सिलिकॉन, GSF, GF2 जानते ही हो। नॉन कंडक्टर वगैरह सबका जानते ही हो। एक चीज़ याद रखना, डायमंड जो होता है, डायमंड हमारा क्या इंसुलेटर है। ठीक। और एनर्जी जो बैंड डायग्राम में जो डेल्टा EG आता है, सिलिकॉन का 1.1 आता है और जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये तुम्हारे जब जेनर डायोड वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्वेश्चन में ना दिया होगा तो हमको याद होना चाहिए कि सिलिकॉन का 1.1 होता है, जर्मेनियम का 0.7 होता है। ठीक। एनर्जी बैंड गैप यही है। एनर्जी गैप क्या होता है? कंडक्शन बैंड मिनिमम माइनस बैलेंस बैंड मैक्सिमम होता है। एनर्जी का अगर तुमसे पूछेगा तो वहाँ पे कंडक्शन बैंड दिया होगा, बैलेंस बैंड दिया होगा, उसको घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे क्या होता है? जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है और जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है। परफेक्ट इंसुलेटर एट 0 केल्विन। लेकिन अब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, यानी कि जो भी टेम्परेचर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे जो सेमी कंडक्टर होता है पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इंसुलेटर कब करता है? एट 0 केल्विन। ठीक। अब देखो, सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर, प्योर जो होता है, प्योर वाला होता है, उससे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रुप नंबर 14 ले लो। तो उसमें क्या होता है? इंट्रिंसिक में क्या होता है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इंट्रिंसिक होते हैं। ठीक। लेकिन एक्सटेंसिक में क्या होता है? एक्सटेंसिक में होती है डोपिंग। एक्सटेंसिक में होती है डोपिंग। जैसे 2 तरह की डोपिंग होती है, एक हमारे होती है एन टाइप की, एक होती है हमारे पास पी टाइप की। ठीक है। तो एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप मतलब क्या होगा? एन टाइप से देखो, एन मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन।
तो इसका मतलब क्या होगा, एन टाइप में क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी, होल से सबसे ज़्यादा होगी। और पी टाइप में क्या होगी, पी मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वो हो जाएगा होल्स, तो होल्स की ज़्यादा होगी एन से। तो एन टाइप में याद रखना इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा होगा, जैसे मान लो ग्रुप नंबर 14 का है तो डोपिंग करोगे ग्रुप नंबर 15 से, तो इसमें क्या, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4 से 4 मिल जाएगा, एक हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा, वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप वाला बोलते हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होनी चाहिए, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब ग्रुप नंबर 15 की इम्प्योरिटी होगी तब जाके एन टाइप हमारा बनता है। अच्छे समझ लेना भाऊ, वो हर जगह काम आएगा, ठीक। और डोनर इम्प्योरिटी, इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, एनडी से दिखाते हैं, और एनई सबसे ज़्यादा होता है एनएस से, और ग्रुप नंबर 15। पी टाइप में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, 3 से 3 खत्म, एक हमको चाहिए पॉजिटिव तो जाकर मिलेगा, तो वही हमारा पी टाइप में क्या होता है, ग्रुप नंबर 13 काम में आता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रुप नंबर 13 का काम लेते हैं, नंबर ऑफ होल सबसे ज़्यादा होता है, उसको हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, इसको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, ग्रुप नंबर 13 वाले जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हो, 3 हो। अरे यही होगा 13 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, देखो 13 हो गया ना, 10 3 13 हो गया, यानी 3 है ना लास्ट में, तो वही 3 ग्रुप नंबर 13। इसका क्या हो जाएगा 3s2 3p3 यानी 5 हो जाएगा इसका। तो ग्रुप नंबर 15 में 5 होते हैं आउटर मोस्ट में, ग्रुप नंबर 13 में 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी तुम्हें। होल्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस बैंड, जो भी मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसी को होल्स बोलते हैं। होल्स हमारे क्या होता है, होल्स का जो मोबिलिटी होता है वो इलेक्ट्रॉन से कम होता है, मोबिलिटी इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन। और होल्स का अगर मोबिलिटी कम है, मोबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि मास ज़्यादा है। अगर किसी का मास ज़्यादा होगा तो उसकी जाहिर सी बात है, जैसे कोई मोटा आदमी है तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे चलेगा, तो मास जो होता है होल्स का वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू वी डी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा। म्यू इक्वल टू क्या मोबिलिटी है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और म्यू ऑफ ई इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ होल, अभी बताया हूँ ना, म्यू ऑफ जो यू ई होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो मोबिलिटी होती है होल से ज़्यादा होती है, क्योंकि मास जो होता है कम होता है। अब देखो कंडक्टर कितने तरह के बनेंगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बनेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म में क्या होगा, करंट किसके वजह से होगा, दोनों की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा, होल्स की वजह से होगा। यहाँ पे एन इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई, ऊपर ही बताया हूँ। तो करंट क्या हो जाएगा, आई इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा, आई होल्स की वजह से होगा, क्योंकि दोनों की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से करंट है। और ये टोटल न्यूट्रल होता है, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होता है, इक्वल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, डोनर इम्प्योरिटी लेवल, अभी बोला हूँ ना कि एन टाइप में क्या होता है, डोनर होता है, और पी टाइप में क्या होता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लेवल होता है। तो इसमें क्या होगा, मेनली क्या होगा, एन टाइप में मैंने बोला इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे, तो मेनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एन ई ग्रेटर देन एच, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, बस इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, क्योंकि होल्स का मात्रा बहुत कम होता है, तो जो करंट होगा केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ये भी न्यूट्रल होता है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होल्स। हमेशा याद रखना एन टाइप है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिवली चार्ज है, एन टाइप का मतलब ही न्यूट्रल होता है, पी टाइप का मतलब भी न्यूट्रल होता है। सॉरी, वही पी टाइप में देखो मेनली किसके वजह से, होल्स की वजह से होगा। यहाँ पे जब होल्स आ गया तो एन एच ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एन ई से, तो करंट हमारे किसकी वजह से होगा, बस होल्स की वजह से होगा। ये भी न्यूट्रल होता है, इसमें मेजॉरिटी होल्स होंगे, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो भी चीज़ें हैं थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसको बस याद करना, शाम के टाइम पे आना, देखना क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना मैं सिखाता हूँ। क्योंकि अगर तुमको एन ई एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर लॉ ऑफ मास एक्शन ये सब मालूम है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको लगेगा आसान है, लेकिन वहाँ पे दिया होता है 10 ppm हो गया, 10 ppm में डोप्ड है, तो तुमको निकालना पड़ेगा 10 पे पावर 6 में एक है, तो एक में 1/10 पे पावर 6, तो ये क्वेश्चन में बताया जाता है, ठीक है। तो शाम के टाइम में आना 9 PM पे, मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। देखो जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर टेम्परेचर उसमें बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाले हैं, जो एक्सट्रिंसिक वाले हैं, वहाँ पे वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी कितना ऐड कर रहे हो, ठीक है। इंट्रिंसिक वाले कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया कंडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन एक्सट्रिंसिक वाले की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कितना इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है, ठीक। देखो सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक में क्या होगा, एन इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई हो जाएगा, और एन टाइप में पी टाइप में होल्स ज़्यादा होगा, एन एच इज ग्रेटर देन एन ई, और एन टाइप में एन ई ज़्यादा होगा एन एस से। तो जी हमारा क्या होता है बाबू, जी हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी आई अपान ए होता है, यानी कि एन ई ए वी डी अपान ए होता है, ऐसे लिख देता हूँ, जे इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी अपान ए हो जाएगा, ए से ए खत्म हो जाता हो जाएगा एन ई वी डी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई इंटू वी ई प्लस वी डी हमने क्यों लिखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंट्रिंसिक में
किसके किसके वजह से करंट होता है, दोनों की वजह से होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है। तो मैंने क्या लिखा, NE प्लस VH, वही लिखा हूँ, देखो यहाँ पे VE प्लस VH। पी टाइप में EN और VH, क्योंकि पी टाइप में किसकी वजह से होगा, केवल होल्स की वजह से होगा, अभी बताया ना ऊपर, देखो यहाँ पे पी टाइप में किसकी वजह से होगा, केवल होल्स की वजह से होगा, करंट हमारा IH की वजह से होगा। और इसमें एन टाइप में IE की वजह से, तो लिख दिया यहाँ पे VE। और एक कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेसिस्टिविटी होती है। तो बस जो फॉर्मूला था उसको हमने लिख दिया, EN अपॉन म्यू ई प्लस म्यू एच। म्यू ई प्लस म्यू एच कहाँ से आएगा, तुमको ये लगेगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, VD अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू इक्वल टू क्या होता है, VD अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डायरेक्ट भी तुम याद कर सकते हो। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद रखो, देखो रेजिस्टिविटी निकाल लेना, उसका उल्टा कर देना, कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला कोई याद रखो, इसी को याद रख लो, ये जो कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू E इंटू एन, और म्यू ई इंटू म्यू एच होती है, म्यू ई इंटू म्यू एच होती है। लेकिन जब P में जाओगे तो केवल म्यू एच बचेगा, N में जाओगे तो केवल म्यू ई बचेगा, क्योंकि इसमें केवल N में क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और P में क्या होता है, केवल होल्स की वजह से करंट की ट्रांसफरिंग होती है। तो फॉर्मूले बस याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। P रेजिस्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी है, ये V वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये हमारा कंडक्टिविटी है, बता दिया हूँ। मास लॉ ऑफ एक्शन कहता है, मास लॉ एक्शन क्या कहता है कि NI का स्क्वायर जो होता है वो NE इंटू NH के बराबर होता है, जो कि NI हमारा क्या है, इंट्रिंसिक, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक क्या होगा, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स, यही होता है। N टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने बोला क्या होता है, डोनर होता है, तो NE को हम लोग ND लिख सकते हैं। और P टाइप को मैंने बोला एक्सेप्टर होता है, तो NH को हम लोग NA लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NE इंटू E इंटू म्यू ही होता है हमारा कंडक्टिविटी, यहाँ पे देखो यही है ना। तो बस NE की जगह क्या रख दोगे, ND रख दोगे, देखो यहाँ पे लिखा है NE इंटू E इंटू म्यू एच, तो बस NE नहीं होगा, ये NH होगा, ये हाँ NE इंटू E इंटू म्यू एच कोई दिक्कत नहीं है, तो NH हो जाएगा यहाँ पे। बस इसके जगह NH रख सकते हो, और इसके जगह रख सकते हो ND। हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया है, ये गलती थोड़ा सा लिख गया, देखो सही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये NH होगा, NH, और ये हो जाएगा NA। अब सही हुआ, यानी कि NE इंटू E इंटू म्यू इक्वल हो जाएगा ND। बस NE को मैंने क्या कर दिया, ND कर दिया, NH को क्या कर दिया, NA कर दिया, यहाँ पे मैंने बताया हुआ था। ठीक, डोपिंग जो भी, जितना भी डोपिंग करोगी, जितना भी इम्प्योरिटी ऐड करोगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते किसके, 1/√, में विद्युत के। यानी कि अगर विद्युत तुम बढ़ाओगे तो डोपिंग घटेगी। कभी कभी क्वेश्चन में तुमको हाइट दिया रहेगा, तो तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट कर देना। अगर डोपिंग 10 दिया है तो हाइट अगर 15 है, तो डोपिंग 20 होगी, तो हाइट हमारी क्या होती है 30 हो जाएगी, यानी डोपिंग बढ़ाने पर हाइट हमारी बढ़ती है। लेकिन विद्युत मैक्सिमम चांसेस है कि विद्युत ही देगा, तो विद्युत घटती है, रूट में अंडर रूट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, बायसिंग देखो कैसे बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। देखो बायसिंग में हमेशा याद रखना, जब भी तुम फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो जो P टर्मिनल होगा उसको पॉजिटिव एन से जोड़ेंगे, देखो पॉजिटिव से N वाले को निगेटिव में। और रिवर्स बायसिंग में P वाले को निगेटिव से जोड़ देंगे, P वाले को देखो निगेटिव से जोड़ दिया, और N वाले को पॉजिटिव से। फॉरवर्ड बायसिंग में एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जोड़ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई वोल्टेज पे होता है, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो लो वोल्टेज पे होता है। ठीक, फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड बायस में देख लो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पोटेंशियल जो बैरियर होगा कम हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज, ये हमारा क्या है, डिप्लीशन लेयर है। तो इसमें क्या होगा, अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, जो विड्थ होगा वो भी हमारा घट जाएगा, और डिप्लीशन जो लेयर होगा वो भी घट जाएगा। ठीक, और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है लगभग ना के बराबर होता है, जीरो होता है, तो करंट हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम मिलता है। और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, तो रिवर्स बायसिंग में करंट ही हमारा जीरो हो जाता है। इसका मतलब होता है कि करंट उसमें पास नहीं करता है, रिवर्स बायस वाले में करंट पास ही नहीं करता है। इसका एप्लीकेशन तुम देखना, भर भर के तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलेगा, रिवर्स बायस में वो करंट पास ही नहीं करता। ठीक, तो अब देखो ये हो गया। फॉरवर्ड करंट क्या होता है, इसमें फ्लो करता है फॉरवर्ड बायस में, इसमें रिवर्स करंट फ्लो करेगा। फॉरवर्ड करंट का जो ऑर्डर होता है हमेशा देखना, ये मिली एम्पियर में होगा, और रिवर्स करंट हमेशा माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक, और मेनली जो करंट, ये जो हमारा फॉरवर्ड करंट होता है उसमें मेनली जो होता है मेजर करंट फ्लो करता है। मेजर करंट मतलब क्या होता है, जो डिफ्यूजन करंट होता है वो फ्लो करता है। और रिवर्स में क्या होता है, मेनली माइनॉरिटी करंट फ्लो करता है। तो माइनॉरिटी करंट कौन होता है, ड्रिफ्ट होता है, तो ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। तो इसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देख लेना कि ऐसे पहले बढ़ता है, फिर ऐसे नी वोल्टेज करके ऊपर चला जाता है। फॉरवर्ड है इसलिए हमारा पॉजिटिव में बना, और ये निगेटिव में, ये हमारा रिवर्स बायस है इसलिए हमारा क्या ग्राफ बनता है, निगेटिव में बनता है। ठीक, इसका रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लगभग 100 ओम के बराबर होता है, तभी तो 100 ओम मतलब
रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमारा इजीली पास कर जाएगा इस तरह देखा जाए तो। और रिवर्स रेजिस्टेंस में 10 पे पावर 6, देखो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से क्या होगा, कम हो जाएगा, करंट हमारा लगभग 0 के बराबर होता है। और नी वोल्टेज जानते ही हो, नहीं याद कर लेना, नी वोल्टेज जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन का 0.7, सिलिकॉन का ही ज़्यादा होता है जर्मेनियम से, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज भी सिलिकॉन का ही ज़्यादा होगा जर्मेनियम से। सिलिकॉन का होगा 35 वोल्ट, जर्मेनियम का 25 वोल्ट। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब रही बात करंट की, बता देता हूँ। पहले डिप्लीशन लेयर देख लो। डिप्लीशन लेयर ये हमारा लेयर होता है, उसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, बस उसमें अनकम्पनसेटेड एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस होंगे, और डोनर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे। यानी कि एक्सेप्टर निगेटिव वाले इमोबाइल आयंस होंगे और डोनर पॉजिटिव वाले मोबाइल आयंस होंगे। जो एन रीजन होता है उसका हाई पोटेंशियल होता है, पी रीजन का लो पोटेंशियल होता है। यानी कि मैं अगर यहाँ पोटेंशियल बनाऊँ तो ये एन रीजन होगा तो इसका हाई पोटेंशियल होगा और पी वाले का लो पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई से लो में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एन से पी में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। एन रीजन हाई पोटेंशियल पे होगा, पी रीजन लो पोटेंशियल पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एन से पी में जाएगा। ठीक। जो विद्युत होता है पहले बता दें, यूनिवर्सली प्लस टू क्या होता है, डोपिंग होता है। और विद्युत जो होता है हमारे पास टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। आई जो डिफ्यूजन करंट होता है वो किससे किस पे डिपेंड होता है, आई डिफ्यूजन क्या होगा, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू करंट ऑफ होल, दोनों की वजह से होगा। बात ये होगी कि मेजॉरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स वाला ज़्यादा होगा, होल्स को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक। और डिफ्यूजन करंट जो होता है मेजॉरिटी करंट होता है, डायरेक्शन क्या होती है, पी से एन की तरफ जाती है। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, मेजर करंट होता है। जैसे डिफ्यूजन करंट हमारा क्या होगा, मेजर करंट होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन करंट होगा वो मेजर करंट होगा। तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पी से एन में होता है। और जस्ट उसके अपोजिट में, जैसे मान लो डिफ्यूजन करंट मान लो एन टाइप है, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे मेजर करंट होगा। तो मेजर करंट क्या होगा, डिफ्यूजन करंट होगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी टू एन हो जाएगी। और ड्रिफ्ट करंट जो का पॉजिटिव की वजह से होगा, तो पी एन हमारा ना, पी एन है, बी इन एन, पी से एन में जा रहा है। यानी तुम एग्जाम्पल ले लो ग्रुप नंबर पी टाइप वाले का एग्जाम्पल ले लो। पी टाइप में क्या होगा, जो मेजॉरिटी हमारे पास चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, होल्स की वजह से होगा। और माइनॉरिटी किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो होल्स की वजह से जो करंट हमारे डेवलप होगा उसको डिफ्यूजन करंट बोलेंगे, उसकी डायरेक्शन होगी पी टू एन। और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा उसको बोलेंगे एन टू पी। बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बस डायरेक्शन याद रखो कि डिफ्यूजन का पी टू एन होता है, ड्रिफ्ट का एन टू पी होता है। ठीक। और डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी होता है, ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी होता है, जानते ही हो। और कोई बायसिंग नहीं हुई तो आई डिफ्यूजन ड्रिफ्ट के बराबर होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। देखो दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, जनरल ब्रेकडाउन होता है, अभी बताया ना, जर्मेनियम का होता है 25 वोल्ट और उसका होता है सिलिकॉन का होता है 35 वोल्ट। अब देखो दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, जनरल ब्रेकडाउन, एवलांके ब्रेकडाउन। तो जनरल ब्रेकडाउन से जो भी होता है, तो जनरल हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। और इसका जो डैमेज होगा वो टेम्पररी डैमेज होगा, यानी कोई चीज़ अगर जल हो रहा है हमारे सर्किट में तो जनरल ब्रेकडाउन बचा लेगा, टेम्पररी डैमेज करेगा। ठीक है। लेकिन परमानेंट डैमेज होगा किसमें, एवलांके में। एवलांके में क्या होता है, परमानेंट डैमेज, एक बार खत्म तो पूरा खत्म। तो जनरल ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है, कोवलेंट बॉन्ड खुद का ब्रेक होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, जनरल ब्रेकडाउन होता है। और रिवर्स बायस में होता है, हाई रिवर्स बायस होता है। लेकिन एवलांके क्या होता है, वेरी वेरी हाई रिवर्स बायस होता है, वेरी वेरी हाई होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, कोलिजन ऑफ माइनॉरिटीज़ की वजह से होता है। यानी जनरल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, एवलांके वाला कोलिजन ऑफ माइनॉरिटीज़ की वजह से होगा। और पीएन जंक्शन के पास क्या होगा, हाई डोपिंग होना चाहिए, और पीएन जंक्शन के पास थिन डिप्लीशन लेयर होना चाहिए। ये जनरल ब्रेकडाउन तभी होगा जब पीएन जंक्शन पे क्या होगा, हाई डोपिंग हो जाए और थिन डिप्लीशन लेयर हो। तो यही कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं जेनर डायोड में। जेनर डायोड में भी क्या होता है, हाई डोपिंग होता है, हैवली डोप्ड होता है और थिन डिप्लीशन होता है। एवलांके में क्या हो जाएगा, लो डोपिंग होगा और थिक डिप्लीशन होगा। जस्ट इसका अपोजिट चलता है एवलांके में, तो देख लेना एक बार। ठीक है। यहाँ पे तो बता ही दिया हूँ। डायोड देखो, जेनर डायोड क्या होता है भैया, अभी देखो पढ़ाया है ना, हैवली डोप्ड होता है और थिन डिप्लीशन लेयर होता है। सबसे पहले चीज़ देखना कौन सा बायसिंग है, कैसा डोपिंग है। तो सबसे पहले रिवर्स बायसिंग है, स्पेशल पर्पस डायोड होता है। और जेनर डायोड क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है। और उसका सिंबल देखो जेड है ना, तो जेड से इसका सिंबल भी होता है, पी जेड से सिंबल। ठीक। इसका रिवर्स बायस है तो हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा, निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, तो ये भी ऐसा हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि एक टाइम के बाद तुम करंट कितना भी बढ़ा लो, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। इसी के लिए बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेनरल वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट इवन थ्रू द करंट वेराइजेट, कितना भी बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है। फोटो डायोड देखो, फोटो डायोड भी क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। फोटो डायोड का मतलब क्या होता है, फोटो डायोड का मतलब होता है जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमने पढ़ा था, उससे याद रख लो कि उसमें क्या होता था, आगे कुछ गिरता था हमारे पास, तो वही देखो
डायोड है उस पर आके कुछ गिर रहा है, सनलाइट या कुछ भी आके गिर रहा है, तो उसके वजह से फिर रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस का फिर से ऐसे बना लो। तो I1 I2 अगर I3 है तो नीचे जो होता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। देखो इंटेंसिटी I3 की सबसे ज़्यादा, फिर I2 की, फिर I1 की। मान लो I4 यहाँ पे है तो I4 की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि इंटेंसिटी जो से जितना नीचे होता है उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। एलईडी हमारा देखो यहाँ पे एक चीज़ रखना, एलईडी हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है, तो इतना ध्यान रखना। एलईडी हमारा फॉरवर्ड वाइज होता है और हेवली डोप्ड होता है। एलईडी से लाइट निकलती है तो उसका डायग्राम बनाओगे तो लाइट निकाल देना बाहर। ठीक, लो पावर होता है इसलिए लो इसका वोल्टेज भी चाहिए, लो वोल्टेज पे ज़्यादा एनर्जी हमको देता है। ठीक, सोलर सेल देखो, सोलर सेल में याद रखना कोई भी बायसिंग नहीं होती है, उसका ग्राफ जो कैरेक्टरिस्टिक वी आई कर्व बनता है ये बनता है। यहाँ पर देखो कि जो भी होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज, और जो आई होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे जब इस वाले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे करंट हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हमारा जीरो है। यानी यहाँ पे क्या है, करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज जीरो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, और ओपन सर्किट में क्या होगा, ओपन सर्किट मतलब सर्किट टूट गया, सर्किट टूट गया मतलब करंट हो गया जीरो, तो करंट जीरो कब होगा, जब भी मैक्सिमम होगा और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम चीज़ दिया हुआ, देखो दिख भी रहा है कि यहाँ पे क्या है, भी मैक्सिमम है इस लाइन पे, तो भी यहाँ पे मैक्सिमम है। करंट कहाँ पे है, यहाँ पे अगर भी मैक्सिमम है तो करंट कहाँ है, यहाँ देखो जीरो है। यहाँ देखो करंट मैक्सिमम है तो भी क्या हमारा यहाँ पे भी जीरो है। बस दोनों चीज़ यहाँ पे मैंने वही लिख दी है, इसको अच्छे से देख लेना, कई बार थियरी में पूछा हुआ है। ठीक, सिलेक्शन पर सोलर सेल के लिए जो मटेरियल हम लोग लेते हैं उस मटेरियल में 4 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहले कि उसका ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, और तीसरा तभी तो जल्दी से उसको कैच करेगा लाइट को। और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। थियोरेटिकल पॉइंट है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। IV फॉर रियल बना, कोई भी आइडियल डायोड है तो उसका IV कैसे बनाओगे। आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या हो, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग हो तो रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, करंट हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो, तो वही चीज़ लिखा है। फॉरवर्ड बाइस होगा तो रेजिस्टेंस जीरो, करंट मैक्सिमम होगा। और रिवर्स बाइस में क्या होगा, आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, ये इसको ये बस ना ध्यान रखो, आई मैक्सिमम। ठीक है ना, आगे बढ़ो। रेक्टिफायर 2 तरह के होते हैं, एक हाफ वेव होता है, एक फुल वेव होता है। तो रेक्टिफायर में जो इफिशियंसी होती है हाफ वेव की 40.6 होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, फुल वेव में कितनी होती है, उसकी दोगुना हो जाएगी तो 81.2 होगी। तो IRMS निकालोगे हाफ वेव का तो I0/2 होता है, लेकिन इसका निकालोगे फुल वेव का तो I0/√2 होता है। याद रखना चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और IDC देखोगे तो I0/5 होता है, और इसका IDC निकालोगे तो 200/5 हो जाता है। यानी इसे अगर 50 आएगा करंट तो इसका 100 एम्पियर आएगा IDC में। रिपल फैक्टर इसका 1.21 होता है, इसका रिपल फैक्टर कितना होता है, 0.48 होता है फुल वेव का। ठीक है, लेकिन प्योर DC का रिपल फैक्टर कितना होता है, 0 होता है। और कहीं पे तुमको एफिशिएंसी पूछे तो हमको मालूम हो गया 40.6 है, 81.2 है, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। लेकिन अगर पूछ ले तो फार्मूला याद रखो, एफिशिएंसी क्या होती है, पावर ऑफ DC अपॉन पावर ऑफ AC इज इक्वल टू I² DC इंटू RL, लोड रेजिस्टेंस है, और I² RMS RF प्लस RL। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ क्वेश्चन उसी को लगा कर हमको सॉल्व करना होगा। जबकि ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछा नहीं जाएगा कभी, बट फिर भी सेफ साइड के लिए याद रख लेना। ठीक, देखो हाफ वेव में इनपुट फ्रीक्वेंसी में अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही आएगी। ये आधे में क्या होता है, हाफ वेव में क्या होता है, एक साइकिल में एक पॉजिटिव चलेगा दूसरा वाला निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव वाला रिवर्स बायस हो जाता है, उसके वजह से इसमें कोई करंट वगैरह जाएगी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर ऐसे 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 है तो नीचे वाला उड़ा दो चाहे ऊपर वाला, कोई उड़ा सकते हो। तो 50 हर्ट्ज का है तो 50 हर्ट्ज जाएगी। इनपुट में क्या होगी, हाफ फुल वेव में क्या होगी, नीचे वाला भी ऊपर कर दो, यानी कि दोनों टाइप में पॉजिटिव हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज इनपुट लोगे तो 100 हर्ट्ज की आउटपुट मिलेगी, 50 हर्ट्ज लोगे तो 100 हर्ट्ज मिलेगी, 20 हर्ट्ज लोगे तो 40 हर्ट्ज मिलेगी, और यहाँ पे 20 लोगे तो 20 ही मिलेगी, 10 लोगे तो 10 ही मिलेगी हाफ वेव में। ठीक, फुल वेव रेक्टिफायर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेंटर टाइप रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो सेंटर टाइप रेक्टिफायर में क्या होता है, 2 डायोड होते हैं, D1 D2। फुल वेव का मतलब ही होता है दो डायोड, और हाफ वेव का मतलब होता है 1 डायोड। हाफ वेव का मतलब होता है 1 डायोड लगा होगा। ठीक, तो फुल वेव में रेक्टिफायर में सेंटर टाइप है, ब्रिज रेक्टिफायर है, बस नाम याद रखो, कोई मतलब नहीं है। एक साइकिल में क्या होगा, D1 पॉजिटिव हो जाएगा, D2 निगेटिव होगा। दूसरे साइकिल में जब रिवर्स मारेगा तो D1 निगेटिव D2 पॉजिटिव, तो पहले में ये रिवर्स बायस होगा, दूसरे में ये रिवर्स बायस हो जाएगा। वही ब्रिज रेक्टिफायर में होता है। ब्रिज रेक्टिफायर में एक चीज़ याद रखना कि D1 D4, जैसे D1 D2 D3 D4, बस इसका देखना डायग्राम कैसे होता है। तो D1 D4 जो होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस हैं,
तो यहाँ पे स्विच क्या है, ऑन है, D2 D3 हमारे रिवर्स बायस है, तो स्विच क्या है, ऑफ है पहले साइकिल में। सेकेंड साइकिल में क्या होगा, रिवर्स हो जाएंगे, D1 D4 रिवर्स बायस में ऑफ हो जाएंगे, D2 D3 फॉरवर्ड बायस में ऑन हो जाएंगे। तो बस एक चीज़ याद रखना, ये कौन सा, एक बस याद रख लो कि फॉरवर्ड बायस में कौन सा ऑन होता है, कौन सा ऑफ होता है। इससे क्या होती है, सर्किट पहचानने में, जे मेंस वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें आसानी होगी। वैसे नीट में अभी तक ये पूछा नहीं गया है। ठीक, फिल्टर सर्किट, कोई भी पल्सेटिंग, ऐसे पल्सेटिंग है उसको कन्वर्ट कर दो एक सिंपल लाइन में, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। फिल्टर सर्किट में पल्सेटिंग डीसी को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कैपेसिटर देख लो, कनेक्ट होता है इन पैरेलल विथ लोड में, और इंडक्टिव, अगर कहे कैपेसिटिव फिल्टर बनाना है तो पैरेलल में लोड, तो कैपेसिटर को क्या करोगे, पैरेलल में लोड के साथ जोड़ दो। इंडक्टर वाला फिल्टर बनाना है तो उसको सीरीज में जोड़ दो लोड के साथ। इतना बस दो चीज़ याद रखना, ये तुमको एसी वाले चैप्टर में भी काम आएगा। देखो ट्रांजिस्टर डिलीटेड है तो इसको लास्ट में करेंगे। ठीक, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट में देखो क्या होता है, 25 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। देखो लॉजिक गेट में क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, और हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया। तो एक चीज़ बस मेन चीज़ याद रखो। देखो मेन चीज़ें क्या है बता रहा हूँ तुम्हें, A+0, जैसे तुमको समझा दे रहा हूँ। देखो 1 प्लस, जैसे 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो A+0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, 1 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पे 1 आता है, जो बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं 1 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो A में A जोड़ोगे तो क्या आएगा, A आएगा। A में 1 जोड़ोगे तब भी A आएगा। तो ये चीज़ बस ध्यान रखना, ये A+0 = A, एंड में A.0 = 0, और A + A बार = 1। इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान देना दो को, क्या क्या मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। A+0 = A, A.0 = 0, इसको ध्यान देना। ठीक, डिमॉर्गन ला क्या कहता है, डिमॉर्गन नाम से कहता है कि कहीं पे A+B जोड़ रहे हो उसका बार निकालो, यानी कि निगेटिव। बार मतलब होता है निगेटिव करना, जैसे A+B, एक बार लगा नेगेटिव, एक बार और बार लगा तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, निगेटिव पे निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, A+B हो जाएगा। तो डिमॉर्गन ला कहता है कि A+B पे अगर बार हो तो तुम उसको A.B बार ले सकते हो। यही सेम चीज़ अगर A.B पे बार हो तो उसको A बार + B बार ले सकते हो। ये डिमॉर्गन ला है। इसका अप्लाई कैसे करते हैं शाम वाले सेक्शन में हम लोग सीखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन में। ठीक, यूजफुल आइडेंटिटी क्या है, अगर कहीं पे A+AB दिया है तो उसको A लिख सकते हो, कहीं पे A.A+B दिया है उसको A लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A+AB दिया है उसको A लिख सकते हो, और A.A+B दिया तो A लिख सकते हो। बस इन दोनों को याद रखना, बाकी ज़रूरत नहीं है। कम्यूटेटिवली जानते ही हो कि 1 + 2 = 3 होगा, तो 2 + 1 भी वही होगा, तो वही लिखा हुआ है, A+B = B + A, A.B = B.A। तो इतना बस जो हाईलाइट किया बस उतना ध्यान रखना, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये भी देख लेना, A + A बार = 1 होता है। ठीक, और A.A बार = 0 होता है। चलो गेट पे देख लो, और गेट में क्या होता है, सीधे जोड़ देते हैं A+B को। जैसे 0 और 0 को जोड़ोगे 0 आएगा, 0 और 1 को 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, और 1 + 1 कभी 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 + 1 ही मैक्सिमम 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग है, सर्किट डायग्राम, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें सीख जाओगे धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, तो जैसे मान लो A और B दिया है, तो A को अगर 0 करोगे, यानी A को ओपन रखो, B को भी ओपन रखो, तो देखो A को ओपन रखोगे, B को ओपन रखो, तो करंट कहाँ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 0 0 हो गया। A को अगर ओपन रखो, क्लोज रखो, B को अगर इसे जोड़ दिया, ठीक है, देखो हटने दो इसको, A को अगर तुमने 0 रखा, इसको जोड़ दिया, तब करंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि करंट तुम्हारे यहाँ से जाके ऐसे निकल जाएगी। तो A में 0 हो गया, B का 1 हुआ तब भी 1 आएगा, वही सेम काम 1 0 में करोगे तब भी 1 आएगा, 1 1 में 1 कर, ऐसे करके जोड़ के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बस इतना चीज़ तुमको ध्यान रखना है कि और गेट का ये सिंबल होता है, थोड़ा सा ऐसे होगा शार्प टाइप का। एंड गेट में D आ रहा है लास्ट में, तो इसका सिंबल D से होगा, तो देखो D टाइप का होगा। तो और में y = A+B करते हैं, एंड में y = A.B करते हैं, नॉट में जस्ट उल्टा कर देंगे, नॉट में जस्ट उल्टा, 0 का 1 1 का 0, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक, नॉर में क्या होता है, नॉर में होता है और प्लस नॉट, यानी कि सबसे पहले और करेंगे, और में क्या होता है पहले ऐड कर देंगे। देखो पहले हमने ऐड कर दिया, ये वाली हमारी चीज़ आएगी, उसको उल्टा कर देंगे, यानी 0 0 0 आनी चाहिए थी, 0 को उल्टा कर देंगे 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी और वाला पहले निकालेंगे, उसको नॉट कर देंगे, यानी कि और में 0, देखो 0 1 1 1 आया था यहाँ पे पहले वाले में, तो ये 1 0 0 0 आ जाएगा, देखो 1 0 0 0 आ गया, समझे।
नैंड में क्या करेंगे, पहले एंड करेंगे फिर नोट लगा देंगे। तो एंड मतलब पहले ए डॉट बी करेंगे फिर बार लगा देंगे उल्टा। तो एंड में देखो पहले क्या आया था, 0 0 0 1 आया था, तो इसको उल्टा कर देंगे, 1 1 1 0 आएगा। ठीक। नॉर में और एंड में, नॉर में और नैंड में एक चीज़ याद रखना कि जो आउटपुट, जो दोनों इनपुट क्या हैं, जब दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट लो आ रहा है। देखो दोनों इनपुट हाई है, यानी कि 1 1 हाई है तो आउटपुट 0 आ गया, 1 1 हाई है तो आउटपुट 0 आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर और नैंड में जब आउटपुट लो होगा, इसका मतलब दोनों इनपुट क्या है, हाई हैं। जोर और एक्स नॉर दोनों स्पेशल टाइप के गेट होते हैं। इसमें क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी ऐसे होगा, ए प्लस डायरेक्ट नहीं होगा, गोला भी लगा होता है, इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू हो जाता है ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार, ये इसका फॉर्मूला है। और एक्स नोर का वाई इक्वल टू ए डॉट बी, इसका मतलब हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए बार प्लस बी बार। कुछ है नहीं, बस एक चीज़ याद रखना, इसमें है ए बार डॉट बी प्लस डॉट ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी बार, और इसमें है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। तो इन चीज़ों को बस याद रखना। शाम को कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं मैं सिखाता हूँ इसको। ठीक, तो जोर और एक्सनोर में तुम देखोगे कि 0 0 का 0 आ रहा है, 1 1 का 0 आ रहा है, यानी कि अगर इनपुट सेम है तो ऑफ हो जाएगा, इनपुट अगर सेम है तो ऑन हो जाएगा। किस में, एक्सनोर में। यानी कि जोर में अगर इनपुट सेम है, 0 0 है तो 0 ही आएगा, 1 1 है तभी 0 आएगा। एक्सनोर में क्या होगा, 0 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 1 है तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब एक्सोर और एक्सनोर में बस एक चीज़ याद रखना कि अगर इनपुट सेम है जोर में तो ऑफ होगा, 0 आएगा, और इनपुट सेम है एक्सनोर में तो ऑन होगा। ठीक है, बेसिक गेट 3 ही होते हैं, नॉट और एंड। यूनिवर्सल गेट हमारे पास क्या होते हैं, नैंड होता है, नॉर होता है। स्पेशल गेट क्या होता है, एक्सोर और एक्सनोर होता है। ठीक, तो यूनिवर्सल गेट मतलब होता है नैंड और नॉर। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि एक से चारों बना सकते हो। तो अगर नॉर को यूनिवर्सल गेट के तौर पे लोगे तो नॉर से अगर तुम्हें नॉट बनाना है, नॉर में क्या होता है, नॉट होता है प्लस और होता है, तो पहले नॉट लिखो फिर और लिखो, उसके बाद एंड फिर नैंड। तो नॉर से नोट बनाना तो एक नॉर गेट लगेगा, और बनाना है तो 2 नॉर गेट लगा दो, एंड बनाना तो 3 लगा दो, नैंड बनाना तो 4 लगा दो। नैंड को अगर लोगे, नैंड में क्या होता है, नोट होता है और एंड होता है। तो पहले नोट बनाना तो 1 लगा दो, एंड बनाना तो 2 लगा दो, और में 3 लगा दो, नॉर में 4 लगा दो। ठीक है, कुछ है नहीं, पहले नॉट नॉर रखो जो कि नॉर से बना, फिर जो बच गया वो लिखो एंड और नैंड। यहाँ पे नॉट एंड बचा, फिर और नॉर बचा, तो 1 2 3 4 से बना सकते हो। ठीक, तो 32 मिनट्स हो चुके हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, डिलीट हो चुका है, फिर भी हम लोग सेफ साइड के लिए कम से कम 5-6 क्वेश्चन इसके करके रखेंगे। ट्रांजिस्टर में जानते हो एमीटर बेस कलेक्टर कौन से साइज़ का होता है, कैसे डोपिंग होती है देख लेना। और करंट गेन होता है आई सी अपन आई बी ग्रेटर देन 1 होता है। वोल्टेज गेन होता है बी आउटपुट अपन बी इनपुट होता है। आई बी आउटपुट क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो आउटपुट में क्या हो जाए, आई सी इंटू आर एल। सी हमारा क्या है, कलेक्टर करंट यानी कि बाहर वाला करंट होता है, और आर एल हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। बस फॉर्मूला याद रखो, कैसे अप्लाई करना है बता दूंगा। और इसी को लिख सकते हो क्या, बीटा। बीटा मतलब करंट गेन इंटू आर आउटपुट अपन आर इनपुट। पावर गेन पूछेगा तो पावर गेन क्या हो जाएगा, पी आउटपुट अपन पी इनपुट होगा, बीटा का स्क्वायर इंटू आर आउटपुट अपन आर इनपुट। वोल्टेज गेन में क्या था, बीटा इंटू आर एल अपन आर इनपुट था, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर आर आउटपुट अपन आर इनपुट होगा। ठीक है, इसी को लिख सकते हो क्या, बीटा इंटू वोल्टेज गेन सॉरी, देखो बीटा इंटू वोल्टेज गेन, बीटा है इंटू वोल्टेज गेन करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट हमेशा अपोजिट फेस होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, कॉमन एमीटर की, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में था। तो कॉमन एमीटर में अपोजिट फेज में होंगे। और ट्रांस कंडक्टेंस पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आई सी अपन बी, यानी कि आई अपन डेल्टा आई सी क्या होता है, डेल्टा आई सी होता है जो बाहर वाला करंट होता है हमारे पास। ठीक है, और भी इन हमारा क्या हो जाएगा, भी इन हमारा क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं 50 वोल्ट 100 वोल्ट उसका, इसको आई ए भी अपन आर आउटपुट भी लिख सकते हो। ए भी हमारा क्या है, वोल्टेज गेन। पॉजिटिव फीडबैक पूछेगा तो ए अपन 1 माइनस ए बीटा। नेगेटिव फीडबैक पूछेगा तो ए अपन 1 प्लस बीटा। पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव रहेगा, निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। बीटा का मतलब होता है करंट गेन। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, 2 इक्वेशन होती हैं, भी वी बी माइनस भी ई बी इजकल टू आई बी आर बी, भी सी सी माइनस भी सी इजकल टू आई सी आर सी। तो ये 2 हमारी इक्वेशन होती हैं। वहाँ पे आई बी हमारा क्या होता है, इनपुट करंट होगा, आर बी क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस होगा, आई सी आउटपुट करंट होगा। इसी को कलेक्टर करंट बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है, कलेक्टर यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और आर सी हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। बी क्या होगा, इनपुट वोल्टेज जो 100 वोल्ट 200 वोल्ट जो भी लगा रहे हो। और बी सी क्या होगा, कलेक्टर वोल्टेज जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, तो बस इन दोनों चीज़ों को याद रखना और इन फॉर्मूलों को, इसके 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे, टॉपिक तैयार हो जाएगा। और
हमेशा याद रखना, कॉमन एमिटर में करंट गेन को बीटा बोलते हैं, कॉमन बेस में अल्फा, कॉमन कलेक्टर में गामा बोलते हैं। तो बीटा इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन अल्फा होता है, और बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन है, क्या याद रख लो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा का। करंट गेन इन कॉमन एमिटर इज इक्वल टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या है, करंट गेन इन कॉमन बेस, और गामा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा। बस इतना याद रख लो, सारी चीज़ें इसकी हो जाएंगी। चलो मिलते हैं, ठीक है। तो मेडिको होलिक हमारे चैनल का नाम है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये चैप्टर तुम्हें लगा होगा कि मतलब नहीं समझ में आया, चाहे कुछ भी हुआ, थ्योरेटिकल पॉइंट है, फॉर्मूले, तो मैं बस इतना कहूँगा कि फॉर्मूले याद करो, और जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि और गेट लॉ, मतलब प्लस कहाँ होता है माइनस कहाँ होता है, उतनी चीज़ें याद रखो। शाम को जो 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी 9 PM पे, वहाँ पे आना, तुम्हें पता लगेगा कि ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ कितना सफिशिएंट है। वहाँ पे सारे क्वेश्चन, इसके बाहर कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। आई इज कल टू आई बी प्लस आई सी होता है वहाँ पे कॉमन एमिटर में। यहाँ पे जो करंट है तुमसे अगर पूछेगा, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है ट्रांजिस्टर पे, क्योंकि डिलीट हो चुका है। तो आई इज कल टू शायद आई बी प्लस आई सी होता है, एक बार चेक कर लेना, इसको रीचेक कर लेना, ठीक। तो चलो मिलते हैं, ठीक। मेडिको होली PDF और नोट्स के लिए, PDF और नोट्स के लिए, ठीक है, PDF और नोट्स के लिए मेडिको होली का भी हम चैनल का नाम है, इसको टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके, या लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, वहाँ से कर लेना, ठीक है। शेयर करो एज मच एज यू कैन। हमारा ये चैप्टर जल्दी, देखो धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। लगभग देखो आज 5वां चैप्टर हो गया फिजिक्स का, फिर 6ठा, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, लगभग 8-9 चैप्टर इसी मंथ के एंड तक हम लोग कंप्लीट करा देंगे, जिससे हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन फिक्स कर लेंगे अपने, ठीक। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कल एक वीडियो कल तो मतलब ऑफ होता है ना, लेकिन कल एक वीडियो तुमको आएगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 15 दिन में कैसे ख़त्म करें, ठीक है। तो ट्यून रहना, थैंक यू, मिलते हैं रात वाले सेशन में।